बसंत का कक्षा 7 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। आओ इसे पढ़ें। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांबर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। बच्चों, ये दक्षिण भारत का भोजन है। इसके लिए कह रहे हैं ये दक्षिण भारत तक ही अब नहीं है, ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। टू मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक ही सीमित थी, वह कस्बों तक भी पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सैकी तली जा सेकी भी जाती है और तली भी जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूरी बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेड़े नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमोतोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं ही खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखासित रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उनके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के माध्यमिक वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त
बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उसी बोली वाली भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारधार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अजरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। वो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान को जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह के जांचते रहना जरूरी है। इसलिए प्रयाग शुक्ल ने अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। पहला प्रश्न निबंध से खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर उसकी व्याख्या करो। इसका उत्तर देते हैं, ध्यान से सुने बच्चे। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। क्या है? सभी के उससे है, मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने को मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधे, नौकरी और तबादलों के कारण अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की खाने की चीजों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ, हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है। लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन, इडली, सांभर, डोसा और आदि पाश्चात्य भोजन, बर्गर, नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से ना लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो इसका उत्तर देंगे, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। खान पान के क्या क्या फायदे हैं? हमें ये फायदे हैं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी मिलता है, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने के लिए मिलते हैं जिनके कारण रुचि भी बढ़ती है, देश विदेश के व्यंजन खान पान के बारे में पता भी चलता है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने के उनको ये भी हो गया है कि वो सारा खान पान जल्दी तैयार हो जाता है।
स्वाद और स्वास्थ्य की सरलता और के आधार पर भोजन का जो है चयन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से और सरलता के हिसाब से चयन कर सकते हैं खान पान का। समय की भी बचत होती है। अब तीसरा प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के नहीं जानती है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होने लगी है। कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है और वो पौष्टिक भी नहीं है। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं, ठीक है, और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें और आपके माँ बाप जी की बचपन के घर में क्या बनती थी। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। ये जो दिए हुए हैं ना, ये उबलना, तलना, भूनना, सेकना, दाल भात रोटी पापड़, आलू बैंगन खट्टा मीठा, ये लिखे है ना। तो यहाँ पे आपने भोजन लिखने हैं, या कैसे पकाया जाता है लिखना है, या स्वाद लिखना है। ये बच्चों ये वाला आप अपने आप कीजिएगा। बच्चों को इसमें आपको मुश्किल आती है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।